गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सालों बाद जो है मिलिट्री और स्ट्रेटजिक कम्युनिटी जो है इंडिया की, उसने प्रोसेस शुरू कर दिया है एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाने का। तो पहले भी कई बार ट्राई किया गया है पर आज तक बनाई नहीं गई है। इस बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने इनपुट्स लेने शुरू कर दिए हैं सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट से। और अगर ऐसा हो पाया तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर सामने आएगा। तो पहले तो हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के बारे में। तो ये एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एजेंसी है, 1998 में इसको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को एडवाइस करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि पहला स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, दूसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, तीसरा होता है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं वो ही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जो है हेड करते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट एक एपेक्स एजेंसी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ इंडिया का ध्यान रखती है। और इसके 4 वर्टिकल्स हैं: स्ट्रेटजिक प्लानिंग, इंटरनल अफेयर्स, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी जो हैं वो इसी काउंसिल सेक्रेटरीट के अंदर ही काम करते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? मतलब एक कंट्री अपने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन कर रही है एक डॉक्यूमेंट में, जिसमें कि ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और इवन अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजेंसीज़ की भी बात की जा रही है। एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो मिलिट्री और क्रिटिकल डिफेंस और सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की भी बात करती है। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का जो है एक हॉलिस्टिक व्यू देती है। अब हम इसके कॉन्टर्स देखें कि क्या क्या इसमें डिस्कस किया जा रहा है, क्या ड्राफ्ट किया जा रहा है। तो अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि क्या इसके अंदर डाला जाएगा, लेकिन न्यूअर चैलेंजेस जितने भी हैं उन सबको इसमें अकोमोडेट किया जरूर जाएगा। जैसे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इंडिया की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटीज़, इन सब को जो है कवर ज़रूर किया जाएगा। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस्ड मिलिट्रीज़ या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑलरेडी इन प्लेस है। वो टाइम टू टाइम इसको निकालती भी रहती हैं, जैसे यूएस, यूके, रशिया, चाइना, इवन पाकिस्तान ने भी 2022 से 2026 की अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली हुई है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि जितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है आजकल ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, उसके उसको डील करने के लिए एक अर्जेंट नीड ज़रूर है कि एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, है ना। और अगर हम देखें तो अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बेसिकली एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देती है कि कंट्री की सिक्योरिटी से कैसे डील किया जाएगा। तो अभी तक अगर हम देखें तो रक्षा मंत्री के ऑपरेशनल डायरेक्टिव ऑफ 2009, लास्ट टाइम यही एक बस एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव अभी तक चला आ रहा है, और उसमें भी उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेजर मिलिट्री रिफॉर्म्स आप लेके कैसे आओगे जब अगर आपके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है ही नहीं? तो इंडिया ने क्यों नहीं बनाई आज तक? इंडिया में जो है पॉलिटिकल लेवल पर हेजिटेशन रहती है, टॉप लेवल पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर एक कोहेसिव होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट भी जो है वो अभी तक नहीं किया गया। गवर्नमेंट डेलिबरेटली भी जो है अपनी इस ऐसी पॉलिसी को पब्लिक नहीं करना चाहती, ताकि एक तरह से उसके अंदर उनके पास लीवे रहे अगर उसको उनको जो है वो डेविएट होना पड़े इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी से। तो ठीक है। तो ये उनका एक तरह से वो अपनी इसको एडवांटेज बनाना चाहती हैं गवर्नमेंट्स, कि हम अगर स्ट्रेटजी ले आएंगे तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर पॉलिसी होगी नहीं ऐसी, जो पब्लिक में नहीं होगी रादर, तो वो कभी अगर चाहें तो अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को से डेविएट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये टॉपिक हम गवर्नेंस के लिए कवर करेंगे। नीति आयोग जो है वो स्टेट की जो प्रोग्रेस है, स्टेट्स की, वेरियस स्टेट्स की वाटर मैनेजमेंट पर, उसके रिलेटेड जो है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जो है उन्होंने तैयार किया है 2018-19 और 2019-20 के पीरियड में इंटरनल यूज़ के लिए, जिसको कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट कहा जा रहा है। पहला एडिशन जो है 5 साल पहले जून 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें कि इंडिया के वाटर चैलेंजेस बताए गए थे और स्टेट्स को रैंक किया गया था 28 पैरामीटर्स पर। पहला एडिशन जो है
2015-16 में, फिर उसके बाद 2016-17 में निकाला गया, और जो सेकंड एडिशन है वो अगस्त 2019 में निकाला गया 2017 और 18 के आंकड़ों पर। गुजरात में ऑफ कोर्स उसने टॉप किया था, गुजरात स्टेट ने। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2018-19 और 2019-20 के आंकड़ों पर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वाटर स्कैर्सिटी एक नेशनल प्रॉब्लम बन गई है। एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 2021 में 1486 क्यूबिक मीटर पर पर्सन हो गई है, जबकि जो 2011 में थी वो 1545 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन थी, मतलब कम हुई है ऑलमोस्ट 60-70 जो है पॉइंट से कम हुई है। अब इंडिया जो है वो वर्स्ट वाटर क्राइसिस से डील कर रहा है अपनी हिस्ट्री में। 600 मिलियन इंडियंस जो है वो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस एरियाज़ में रहते हैं। 2030 तक कहा जा रहा है कि डिमांड जो है वो अवेलेबल सप्लाई से जो है वो डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से 6% लॉस इन कंट्री का जीडीपी होगा। यूएन की यूनिवर्सिटी भी जो है उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो अपने ग्राउंड वाटर रिस्क के टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए एक इमिनेंट नीड है कंट्री के वाटर रिसोर्सेज और उसके यूसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसी के लिए ही जो है ये कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने जो है 2018 में बनाया था, 3 मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर। ठीक है, अब तो उसमें 2 ही मिनिस्ट्री हो गई, जल शक्ति मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकें, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया जा सके कि एक स्नैपशॉट मिल सके कि क्या हमारे कंट्री में वाटर का स्टेटस है, ओवरऑल प्रोग्रेस और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, ये दोनों को ही मेजर करने के लिए इंडेक्स भी जो है निकाला गया था। अगर हम देखें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये कल्चर ऑफ एविडेंस और डेटा बैक्ड पॉलिसी डिसीजंस जो है ये लेकर आना चाहता है। कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कंट्री में प्रमोट करेगा। पब्लिकली अवेलेबल करेगा रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए डेटा, ताकि वो इनोवेशन लेकर आ सकें वाटर के सेक्टर में। कलेक्शन और कंपाइलेशन करेगा ताकि एक तरह से कंट्री के प्रोजेक्टेड वाटर रिस्क और शॉर्टफॉल को जो है वो डील किया जा सके। अब इसमें 9 थीम्स हैं, 28 डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर रिस्टोरेशन, मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर शेड डेवलपमेंट, ऑन फार्म वाटर यूज एटसेट्रा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है एक अपने मिनरल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है। गोल्ड माइनिंग ऑपरेशंस जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू करके थ्रू इट्स सब्सिडरी। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक एंटरप्राइज बनाई गई। इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है। नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के पास है, और ये एक्सप्लोरेशन करती है कई तरह के मिनरल्स की। ठीक है, सिर्फ आयरन ओर ही नहीं, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, बेंटोनाइट एटसेट्रा। और ये आयरन ओर माइंस जो है ओन भी करती है छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में ऑपरेट भी करती है ऑफ कोर्स। ये अकोयली ऐसी जो है कॉरपोरेशन है जिसके पास डायमंड माइन भी है इंडिया में, जो अकेली डायमंड माइन है इंडिया की, पन्ना में, मध्य प्रदेश में। एनएमडीसी जो है वन ऑफ द लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ आयरन ओर है वर्ल्ड में, और ये मोस्ट ऑफ द हाई ग्रेड आयरन ओर जो प्रोडक्शन करती है वो अपने इंडियन डोमेस्टिक स्टील मार्केट को ही बेचती है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो हैदराबाद, तेलंगाना में है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी जो है प्रिपेयर कर रही है कि 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, जिसमें कि स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स हो, उनको वो इंडक्ट करे। तो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसको बोइंग ने बनाया है यूएस में, और इसको हम अपाचे गार्डियन कहते हैं। ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो AH-64E है, जो कि यूएस आर्मी यूज़ कर रही है। कई तरह के इंडिया के अलावा और भी इसके परचेजर्स हैं, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, यूएई, यूके, इजराइल, जापान। अगर इसके फीचर्स देखें तो इसका ग्रेटर थ्रस्ट और लिफ्ट है, जॉइंट डिजिटल ऑपरेबिलिटी है, सर्वाइवेबिलिटी इम्प्रूव्ड है, इसकी कॉग्निटिव डिसीजन एडिंग में हेल्प करता है, और इंटीग्रेटेड इंफ्रारेड लेज़र इसमें है। इंडियन एयरफोर्स के ऑलरेडी पास जो है 22 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, और इंडियन आर्मी 2020 में उन्होंने बोइंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि वो भी 6 जो है मोर अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन आर्मी के लिए परचेज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल। ये टॉपिक आपके
सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो रशिया ने रिसेंटली एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। तो ये जो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल है, ये न्यू रशियन सबमरीन लॉन्च इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो डेवलपमेंट है वो 1998 से शुरू हो चुकी थी, और लेकिन जो अब टेस्ट किया गया है फर्स्ट सबमर्ज्ड टेस्ट लॉन्च है। और इसको रशिया के बोरी क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में जो है वो डिप्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, इसकी रेंज लगभग 8,000 किलोमीटर है, 12 से 13.5 मीटर की लेंथ का है। इसका डायमीटर लगभग 2 मीटर का होता है, और 36,800 किलो का इसका वेट है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, कई तरह के वॉरहेड्स कैरी कर सकता है। और इसमें मीर सिस्टम लगा है। मीर में क्या होता है कि एक मिसाइल, समझ लो अग्नि मिसाइल जो है, जब वो लॉन्च किया जाता है तो वो कई बीच में अपने टारगेट्स को, जैसे अगर हम चाइना की तरफ लॉन्च करें तो वो सिर्फ शंघाई की तरफ ही नहीं जाएगा या फिर बीजिंग की तरफ ही नहीं जाएगा। अपने रास्ते में जहाँ जहाँ इसको और भी अटैक करने हैं, मल्टीपल एंट्री इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, मतलब कई जगह और भी अटैक कर पा सकता है, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाएगा। इसमें कहा गया है कि इसकी एक्यूरेसी 350 मीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है बेसिकली क्या होते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटजिक वेपन्स, जो कि एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं। शुरू में इनको एक रॉकेट द्वारा पावर दी जाती है। एक बार जब ये हाइट पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये अपने आप ही जो है अपनी बाकी की जर्नी कंप्लीट करते हैं। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों ही कैरी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक यूथ डेलीगेशन आया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, जो कि ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आए हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है वो मीटिंग की है। तो जो ये ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है, ये नेहरू युवा केंद्र संगठन ऑर्गेनाइज करता है विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें ट्राइबल यूथ 30 सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स का 7 स्टेट्स में से है, जो उनको 10 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जो है वो जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसमें हम ट्राइबल यूथ को एक्सपोज करते हैं टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट्स ऑफ द कंट्री को। उनको ट्राइबल यूथ को जो है सेंसिटाइज किया जाता है रिच ट्रेडिशनल और कल्चरल हेरिटेज के बारे में। इमोशनल लिंकेजेस विद देयर पेयर ग्रुप्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो इंटरेक्ट कर सकें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम, सीएम, गवर्नर और अदर वीआईपीज़ के साथ। और ट्राइबल यूथ को जो है 10 कोर लाइफ स्किल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, और डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको भी जो है खासकर ट्राइबल्स से रिलेटेड, वो उनको समझाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है अपील्स फाइल करने के लिए जीएसटी डिमांड ऑर्डर्स के अगेंस्ट। तो ये स्कीम 2024 जनवरी तक जो है वो ओपन रहेगी, और उन एंटिटीज़ के लिए अवेलेबल रहेगी जो अभी तक अपनी अपील्स सबमिट नहीं कर पाए हैं ऑर्डर्स के अगेंस्ट। या फिर ये स्कीम जो है बेसिकली जो लोग अपनी अपील फाइल करने की डेडलाइन को मिस कर चुके हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर या अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस की वजह से, उनके लिए ये अवेलेबल होगी। और इसमें होगा क्या कि एंटिटीज़ जो कि ये स्कीम अवेल करना चाहते हैं, उनको अपने 12.5% ऑफ टैक्स जो है वो डिमांड जो है प्री डिपॉजिट करना होगा अगेंस्ट 10%। उससे होगा क्या, धीरे धीरे कंप्लायंस बढ़ेगी टैक्स पेयर्स में। अगर आप उनको एमनेस्टी दोगे तो बेटर कोऑपरेशन होगा टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ, डिस्प्यूट्स जो है वो मोर एफिशिएंटली जो है वो रिजॉल्व हो पाएंगे, और टैक्स पेयर्स और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। जीएसटी तो आपको पता ही है एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को जिसने रिप्लेस किया जुलाई 2017 में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इसको लगाया जाता है। ठीक है, so now let us see all these topics in English. So the first topic is national security strategy. This topic is important for your security section. So after years of deliberation in the military and strategic community, India is finally kickstarting the process of bringing in a national security strategy. So the National Security Council Secretariat is in the process of collating inputs from several ministries and departments, and if made possible, then this would be the first time that India has come out with such a strategy. So what is National Security Council Secretariat? It is an executive government agency which was established in 1998 and tasked with advising the Prime Minister's office on matters of national security and strategic interest. So this is the apex body which consists of three-tiered structure. The three tiers are Strategic Policy Group, National Security Advisory Board, and Secretariat, which from the
Joint Intelligence Committee. National Security Advisor presides over the NSC, and National Security Council Secretariat is the apex body which is looking into the political, economic, energy, and strategic security concerns of country. So it has four verticals: strategic planning, internal affairs, intelligence and technology, and military. So National Cyber Security Coordinator works under the NSCS and coordinates with different agencies. So what is national security strategy? It is basically a document which outlines the country's security objectives, and it defines traditional, non-traditional threats, opportunities, while introducing accountability of agencies. It's basically it's a strategy which would guide the military as well as critical defense and security reforms with strategic implications. It will also provide a holistic view of the overall national security. Okay, so currently we do not know the exact contours of this policy or this strategy, and it is likely to include the entire range of newer challenges which are emerging in the modern life, like financial and economic security, food and energy security, information warfare, vulnerability in our critical information infrastructure, etc. So, various countries, including the advanced military and security infrastructure based countries like US, UK, Russia, China, have their own policy in place or strategy in place. Even our neighbor, Pakistan, they too have their own national security policy of 2022 and 2026. So, we also need it because of the complex nature of various traditional and non traditional threats and rising geopolitical tensions worldwide. So currently, we only have one political direction to the armed forces, which exists in the form of Raksha Mantri's Operational Directive of 2009, which also needs to be updated and revised. So major military reforms should ideally flow from a national security strategy. Otherwise, they are not well defined. Okay, so why India never had a national security strategy? Because there was hesitation at political level. They did not want the accountability to bring in for the defense management of the defense management of the of the government. There was also a lack of cohesive whole of government effort also, and government was also not making deliberately the national security objectives public, because they thought that it would make it difficult for them to deviate from it in case it is required. Okay, so the next topic is Composite Water Management Index. This topic is important for your governance section. So Niti Aayog is learned to have marked the reports on states' progress on water management for 2018 and 19 and 2019 and 20 period for internal use. And this is called the Composite Water Management Index report. The first edition was launched 5 years ago in June 2018, and it brought India's water challenges into spotlight. Okay, so the first edition was launched, and it provided the data for 2015 and 16 and 2016 and 17, and the second edition was launched in August 2019, which provided the data for 2017 and 18. According to the 2019 and 20 data, Gujarat tops the list, and it is closely followed by Rajasthan, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh. In the latest report, the performance of 2018-19 and 2019-20 is being measured, and it says that water scarcity is a national problem. As we can see, that average annual per capita water availability is reduced to 1486 cubic meters per person per year by 2021, from 1545 cubic meters per person per year in 2011. So India is suffering from the worst water crisis. Currently, about 600 million Indians face high to extreme water stress. By 2030, country's water demand is projected to be twice the available supply, which would mean an eventual loss of 6% in country's GDP. So even the UN universities had warned that India is close to reaching its groundwater risk tipping point, and there is an imminent need to deepen the understanding of India's water resources and usage. Okay, so what is CWMI? This Composite Water Management Index has been prepared by Niti Aayog and developed by CWMI in 2000, and has been developed as CWMI in 2018. It has been prepared in association with three ministries. Of course, two of them have been merged into Jal Shakti Ministry now, and the next one is Rural Development. The objective of this index is to require to bring out improvements in water resource management. It will basically also provide a public platform to provide a
an annual snapshot of country's water sector status. It will also measure both the overall progress and the incremental improvement in performance across time. It will also foster a culture of evidence and data-based policy decisions, and the index is expected to promote the spirit of competitive and competitive federalism. The data which is included in this index will be made publicly available to researchers and entrepreneurs, and this data will also be a big step towards addressing the country's projected water risk and shortfall. So there are 9 themes with 28 different indicators based on groundwater and surface water restoration, major and medium irrigation, watershed development, irrigation management, on-farm water use, etc. So the next topic is National Mineral Development Corporation. This topic is important for your economy section. National Mineral Development Corporation is diversifying its mineral portfolio, and they are also initiating a gold mining operation in Western Australia through its subsidiary company. So what is NMDC? NMDC was incorporated in 1958 by Government of India as a public enterprise, and it is India's largest producer of iron ore. So it's a Navratna public sector enterprise under the administrative control of Ministry of Steel, and it is engaged in the exploration of a range of minerals, not just iron ore but rock phosphate, limestone, dolomite, gypsum, bentonite, etc. And it owns and operates several iron ore mines in Chhattisgarh and Karnataka, and it also operates the only mechanized diamond mine in India at Panna, that is in Madhya Pradesh. NMDC also is considered to be one of the low cost producers of iron ore in the world, and it sells most of its high grade iron ore to the Indian domestic steel market. Its registered office is located in Hyderabad, that is in Telangana. So the next topic is Apache attack helicopters. This topic is important for your security section. So Indian Army is preparing to induct 6 Apache attack helicopters armed with Stinger air-to-air missiles. So Apache attack helicopter is world's most advanced multi-role combat helicopter. It is manufactured by Boeing, and it is known as the Apache Guardian. AH-64E attack helicopter is the latest version of the Apache, which is used by the US Army. It has a greater thrust and lift, joint digital operability, improved survivability, and cognitive decision aiding. It also includes a new integrated infrared laser, and Indian Air Force already has a fleet of 22 such attack helicopters. And in 2020, Boeing signed an agreement with with Government of India for acquisition of 6 more Apache helicopters for Indian Army. So the next topic is Bulava ballistic missile. This topic is important for your security section. So Russia has recently carried out a successful test launch of Bulava ballistic missile designed to carry nuclear warheads. So it is a new Russian submarine launched intercontinental ballistic missile. The development of this missile commenced in 1998, but this is the first submerged test launch of this missile, and it is designed to be deployed on Russia's Bory class ballistic missile submarines. So it has a range of about 8,000 kilometers. It is a 3-stage solid fuel missile, and it can carry multiple warheads. It also has 6 multiple independent re-entry vehicles which are capable of maneuvering in flight and retargeting. So it is stated that this missile has an accuracy of 350 meters. Okay, so what is a ballistic missile? It is a rocket propelled self-guided strategic weapon which follows a ballistic trajectory. It is initially powered by a rocket, but then it follows an unpowered trajectory which moves upwards before descending to reach the intended target. So ballistic missiles can carry either nuclear or conventional warheads. Okay, so the next topic is Tribal Youth Exchange Program. This topic is important for your governance section. So youth delegation from Madhya Pradesh and Chhattisgarh who are attending the Tribal Youth Exchange Program has called on the President of India. So this exchange program was started by Nehru Yuva Kendra Sangathan and with the support of Ministry of Home Affairs, and the aim is to provide tribal youth from 30 selected districts in 7 states the opportunity to travel to 10 different parts of the country and to expose tribal youth to the technological and industrial advancements. It will also sensitize the tribal youth
about their rich traditional and cultural heritage, and it will also help the tribal youth to develop emotional linkages with their peer groups. It will also provide opportunities to the participants for interactions with Honorable President of India, PM, CM, Governor, and other VIPs. It would also help them to develop their personality, and understand the 10 core life skills. They would also be provided exposure to industry and skill development programs, and also be provided the literature on developmental schemes of central and state governments pertaining to the tribals. So the next topic is GST amnesty scheme. This topic is important for your governance section. So the finance ministry has come out with an amnesty scheme for filing appeals against GST demand orders, which will be open till January to 30th, 31st, 2024, and it will be available for entities who were unable to submit their appeals against orders issued by the tax officer on or before 31st March. The scheme would help those who missed their deadline for filing appeals due to administrative errors or unforeseen circumstances. These entities who are willing to avail the scheme will have to pre-deposit 12.5% of the tax demand against 10%, and this initiative would promote enhanced compliance among taxpayers and better cooperation with tax authorities. This would also allow disputes to be resolved more efficiently, and of course, it will ultimately benefit both the taxpayers and the tax administration. So, what is GST? It is a single indirect tax which has replaced multiple indirect taxes in India from 2017, and it is levied on supply of goods and services in the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.